और अब डीएनए में सबसे पहले आपसे एक सवाल ये कि क्या आपके पड़ोस में कौन रहता है ये आपको पता है? कल्पना कीजिए कि एक दिन आप सुबह सोकर उठते हैं, चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद टहलने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने घर का गेट खोलते हैं, वापस आते हैं तो बाहर अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। ऐसी स्थिति में आप यही सोचेंगे कि अचानक से यहां क्या हो गया। लेकिन सोचिए, इस दौरान जब आपको यह पता चलेगा कि गोलियां आपके पड़ोस में रहने वाले लोग चला रहे हैं, तो आपका क्या हाल होगा? मुमकिन है कि आप बुरी तरह डर जाएंगे और यह डर आपको इसी सवाल पर लेकर जाएगा कि आपके पड़ोस में कौन रहता है। आपको ही नहीं पता। कोलकाता में ठीक ऐसा ही हुआ। 9 जून को कोलकाता के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक न्यू टाउन के एक रिहायशी इलाके में अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। वो तस्वीरें। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 22,500 फ्लैट्स हैं, जिनमें लगभग 1 लाख लोग रहते हैं। ऐसे में गोलियां चलने से इलाके के लोग डर गए। अचानक से हुआ क्या? गोलियां चलने लगी। जब काफी देर बाद गोलियों का शोर थमा तो लोगों को पता चला कि वहां सोसाइटी में उनके बीच लगभग 2000 किलोमीटर दूर पंजाब से आए 2 बड़े गैंगस्टर छिपे हुए थे। उनके साथ उनके बीच रह रहे थे। इनमें से एक गैंगस्टर का नाम था जयपाल भुल्लर, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था, और दूसरे गैंगस्टर का नाम था जसप्रीत जस्सी, 5 लाख रुपए का इनाम था। ये दोनों इनामी गैंगस्टर, ये दोनों इनामी बदमाश इस सोसाइटी में 5 पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ रह रहे थे। सोचिए, किसी को नहीं पता था कि उनकी सोसाइटी के एक फ्लैट में इतनी गोलियां रखी हुई हैं कि बदमाश काफी देर तक पुलिस से मुठभेड़ कर सकते हैं, और उसकी उम्मीद भी नहीं की जाती। देखिए ना, आजकल के दौर में पड़ोस और पड़ोसियों की जानकारी रखना बल्कि बुरा माना जाता है। कहा जाता है कि ताक झांक कर रहे हैं पड़ोसियों के घर में। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग पड़ोसियों से परिचित होते थे, उन्हें अपने सुख दुख का साथी मानते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आज का दौर ऐसा है कि बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि उनके पड़ोस में कौन रहता है, साथ वाले घर में कौन रह रहा है, ये नहीं पता होता। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आप चाहें तो इस खतरे को एक वीडियो से समझ सकते हैं, जो कोलकाता में हुई मुठभेड़ के दौरान बनाया गया। पूरा वीडियो देखिए आप पहले। फायरिंग হচ্ছে না, ফায়ারিং হচ্ছে। की तरफ से पुलिस पर जो है फायरिंग की जाती है। रिटेलिएशन में एसटीएफ भी फायर करते हैं और उसमें ये दोनों जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनकी जान जाती है, और साथ ही एसटीएफ का भी एक ऑफिसर को गंभीर रूप से चोटें आई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑटोमेटिक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स रिकवरी हुई हैं, 89 राउंड्स ऑफ लाइव एमिनिशन रिकवर हुआ है, करीब 7 लाख रुपए कैश रिकवर हुआ है। पंजाब में उन्होंने कई सारे केस में वांटेड, उन्होंने इसीलिए वहाँ के इनामी बदमाश हैं। 15 तारीख को, पिछले महीने की 15 तारीख को एक केस रिकॉर्ड हुआ है जिसमें उन्होंने 2 एएसआईज की वहाँ पे हत्या करके भागे। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो रेसिडेंट्स इस शुकोबृष्टि कॉम्प्लेक्स के, बेहद दहशत में है कि आखिरकार कितने दिनों से वो इन गैंगस्टर्स के साथ रह रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। कुल मिलाकर 22,500 फ्लैट है और करीब करीब 1 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ के रेसिडेंट्स बस एक ही सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके के यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है कि यहाँ पर गैंगस्टर जैसे क्रिमिनल्स को एंट्री मिल जाती है। 10-12 आदमी एक रूम में रहता है, जिसका नाम से रेंट है वो लोग नहीं है, यहाँ का परमानेंट रेसिडेंस ओनर है। वो लोग के पास भी पावर देना चाहिए जो आपका बिल्डिंग में यहाँ पे कौन कौन रह रहे हैं, रेंट पे कौन आ रहा है, उसके पास भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यहाँ पर
सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे हैं? क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? क्या हर दो टावर तो- के नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं? एकदम नहीं है। एक गेट में 2 सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन वो ज्यादा काफी नहीं है, और इसके अंदर तो है ही नहीं। बेहद दहशत का माहौल था घर पर, सारे लोग डरे हुए थे और उनको कुछ समय लगा रजिस्टर करने के लिए कि आखिरकार ये किस चीज की आवाज है। उसके बाद उनको समझ में आया कि जो है यहाँ पर फायरिंग हुई है, इनकाउंटर हुआ है। खिड़की से जब उन्होंने खोलकर देखा तो यहाँ बहुत ज्यादा पुलिस की प्रेजेंस थी, लगातार पुलिस की गाड़ियों का आना शुरू था और लगभग 15 मिनट तक जो है ये एनकाउंटर चलता रहा। अगर कहीं पर भी कोई लैप्सेस होते तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लोग रहते हैं, तो उनको भी जान का जो है जोखिम हो जाता, इंजरीज हो सकती थी, लोग मारे भी जा सकते थे। घर का काम वगैरह कर रहे थे, बच्चे लोग पढ़ रहे थे, तो अचानक पहला गोली का आवाज आया, तो हम लोग को लगा शायद कोई टायर फटा या कुछ इस तरह का। तो जस्ट हम लोग बालकोनी में आए, देखे तो यहाँ पे काफी सारे फोर्स जमा थे जो गन लिए हुए थे। वहाँ तो नॉर्मली तो डर तो रहेगा ही सबको, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा ये चीजें, और लाइव फिल्म में चलता है, लेकिन लाइव तो हम लोगों ने पहली बार ये चीज़ देखा है। बहुत आवाज़ आया बाहर से, गोला गोली का आवाज़ आया, बहुत आवाज़ आया। तो मेरा वर्क फ्रॉम होम चला है, तो मैं घर से काम कर रहा था, तो अचानक देखा बहुत आवाज़। तो मैं विंडो ओपन करके जब देखा, जस्ट अपोजिट, मेरे घर का जस्ट अपोजिट साइड देखे बहुत पुलिस एंड लॉट्स ऑफ कार्स आर कमिंग एंड गोइंग, पुलिस ऑफिसर्स आर कमिंग। तो देन आई सॉ, तो नीचे सिक्योरिटी थे हम लोग के नीचे, बिल्डिंग के नीचे। तो मैं जाके पूछा कि क्या हुआ भाई, तो उन लोगों को भी पता नहीं चला। मतलब 10-15 मिनट बाद तो देखे कि बहुत सारा पुलिस, अंदर हंड्रेड्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, तो ये सब आया। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो ये है, बहुत सारा सिक्योरिटी कंसर्न्स है, क्योंकि जब भी ये गोला गोली का आवाज़ आया तब ये भी हम लोग सोच रहे थे कि अगर बहुत लोग अगर रास्ते में होते तो तब क्या होता। इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम आपसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि आपके पड़ोस में कौन रहता है। हम इस एनकाउंटर की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ आंकड़े जान लीजिए। भारत के शहरी इलाकों में 28% लोग किराए के मकान पर रहते हैं, पूरे इंडिया में 28%। वर्ष 1961 में, यानी कि भारत को आजाद हुए जब 14 वर्ष हुए थे, तब यह आंकड़ा 54% था। यानी कि तब के मुकाबले आज ऐसे लोगों की संख्या कम हुई है जो किराए पर रहते हैं। अब 28% है ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि अब शहरों में बसे लोगों ने अपना वहीं घर खरीद लिया है। हालांकि आज भी नौकरी के लिए गांव से शहर आने वाले लोग, पढ़ाई के लिए आने वाले छात्र या कई परिवार दूसरे कारणों से अलग अलग शहरों में जाकर रहते हैं, उनका पहला ठिकाना किराए का मकान होता है। लेकिन क्या सभी किराएदारों की वेरिफिकेशन हो पाती है? सभी किराएदारों की? इसे आप चाहें तो दिल्ली के कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं। वर्ष 2020 में दिल्ली में 3,440 मकान मालिकों पर इसलिए केस दर्ज हुआ क्योंकि उन्होंने अपने किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई थी। 3,440 लोगों पर केस, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई थी। वर्ष 2020 के आंकड़े हैं ये। इसके अलावा ऐसे 226 लोगों पर केस दर्ज हुआ जिन्होंने घर में काम करने वालों लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई थी। और सुनिए, 26 कैफे ओनर्स पर इसलिए कार्रवाई हुई थी क्योंकि उन्होंने बिना वेरिफिकेशन के लोगों को कैफे में इंटरनेट इस्तेमाल करने को दे दिया। संभव है आज आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये तो कभी ना कभी आपने भी किया है। लेकिन एक बार के लिए सोचिए कि अगर इस वजह से किसी आतंकवादी को किराए पर घर मिल जाए, वो किसी घर में नौकर बनकर काम करने लगे या फिर बिना वेरिफिकेशन के किसी कैफे में इंटरनेट यूज करे और हमले की योजना बनाए, तो कौन दोषी, कौन जिम्मेदार? ऐसे लोगों को हमारे देश में रहकर हम अपने पर हमला करने का मौका देते हैं। हमला करना आसान होगा और ऐसा होता भी है। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। 2008 का बाटला हाउस एनकाउंटर प्रमुख तौर पर, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको कोलकाता में हुए इस एनकाउंटर की पूरी कहानी बता देते हैं। इस एनकाउंटर में मारे गए पहले गैंगस्टर का नाम जयपाल भुल्लर उर्फ मंजीत सिंह। इस गैंगस्टर पर देश भर में 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब और राजस्थान में इस पर बैंक लूटने के केस दर्ज हैं। आरोप है कि 15 मई को इसने पंजाब में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद ही यह गैंगस्टर पंजाब पुलिस से भागकर कोलकाता आ गया और उसने यहां पर छिपने के लिए एक ऐसा रिहायशी कॉम्प्लेक्स चुना जहां इस पर कोई शक नहीं कर सकता था। और ऐसा हुआ भी।
ये कुछ दिनों तक वहां अपने साथी के साथ आराम से रहा, पकड़ में नहीं आया। यहां तक कि उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी इसकी जरा सी भी भनक नहीं थी कि गैंगस्टर है, क्योंकि आजकल तो पड़ोस में रह कौन रहा है पता ही नहीं होता हमें। आप सोच रहे होंगे कि पुलिस से भाग रहे एक इनामी बदमाश को इतने हाई प्रोफाइल सिक्योर्ड वीआईपी इलाके में फ्लैट किराए पर मिल कैसे गया। तो इस काम में एक ब्रोकर ने उसकी मदद की। ब्रोकर ने किराए पर यह फ्लैट तो सुमित नाम के एक शख्स को दिलाया, लेकिन यहां पर ये दोनों गैंगस्टर रह रहे थे, मतलब किसी और के नाम पर फ्लैट बुक कराया, रह रहे थे गैंगस्टर। इस दौरान इन गैंगस्टर्स के पास 7 लाख रुपए, 5 पिस्तौल और जिंदा कारतूस थे, लेकिन उन्होंने आसानी से सिस्टम की आंखों में धूल झोंक दी। हालांकि पुलिस को बाद में इसकी खबर मिली और मुठभेड़ में दोनों गैंगस्टर मारे गए। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर जयपाल भुल्लर उर्फ मंजीत सिंह एक जमाने में हैमर थ्रो में राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रह चुका है। उसके पिता पंजाब पुलिस में रिटायर्ड इंस्पेक्टर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गलत रास्ते पर निकल गया और कई बार जेल भी गया। लेकिन इस बार उसने जो किया वो डराने वाला था। लेकिन जरा सोचिए, 22,500 फ्लैट्स में रहने वाले लोग गोलियों की आवाजें सुन रहे थे और उन्हें बाद में यही अफसोस हो रहा था कि आखिर उन्हें कैसे नहीं पता चला कि उनके पड़ोस में कौन रहता है। कुछ दिनों पहले, ये पहला मामला नहीं है, इकलौता नहीं है, कुछ दिनों पहले मुंबई में घर किराए पर दिलाने वाले ब्रोकर्स पर एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में पता चला था कि सिर्फ 20% ब्रोकर्स ही किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, सिर्फ 20% कराते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। हमें लगता है कि बाकी किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराना आम नागरिकों की सुपारी देने जैसा है, आपकी सुरक्षा की सुपारी, क्योंकि इस लापरवाही के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जैसे एक आतंकवादी को रहने के लिए घर मिल सकता है, एक बदमाश आसानी से पुलिस की नजरों से छिप सकता है, ऐसे लोग जिन पर इनाम हैं, जो फरार हैं, वो छिप सकते हैं, और बड़ी बात, ऐसे लोगों के पास काफी हथियार और गोलियां हो सकती हैं, जो किसी भी समाज में शांति भंग करने के लिए काफी है, और ऐसा पहले भी हो चुका है। हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं कि एक इकलौता मामला नहीं है। देखिए, इसी साल मार्च के महीने में दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर कुलदीप मान उर्फ फज्जा एक रिहायशी अपार्टमेंट में हथियार के साथ छिपा हुआ था। तब पड़ोस में रहने वालों को इसकी जरा सी भी खबर नहीं थी कि उनके यहां एक कुख्यात अपराधी रह रहा है, जो 3 दिन पहले ही पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था। हालांकि पुलिस छानबीन करती हुई उस तक पहुंची और एनकाउंटर में वो गैंगस्टर मारा गया। मार्च 2020 में भी दिल्ली का गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी गुरुग्राम के एक रिहायशी इलाके में छिपा हुआ था। तब भी इलाके के लोगों को कोई खबर नहीं थी। उन्हें तो इसका पता तब चला जब वहां एनकाउंटर के दौरान गोलियों की आवाज सुनाई दी। इस एनकाउंटर में पुलिस को इस गैंगस्टर के पास से 6 पिस्तौल, 70 जिंदा कारतूस मिले, यानी कि रिहायशी इलाके में मौत का सामान रखा हुआ था। वर्ष 2008, कैसे भूल सकते हैं, बाटला हाउस एनकाउंटर ऐसा ही हुआ था। सितंबर 2008 में 4 आतंकवादी दिल्ली के जामिया नगर की बाटला हाउस बिल्डिंग में छिपे हुए थे। इन आतंकवादियों ने 13 दिसंबर को ही दिल्ली में बम धमाके किए थे, और इन बम धमाकों के बाद ये सभी आतंकी चैन से जामिया नगर के एक फ्लैट में किराए पर रह रहे थे। आतंकवादियों को किराए में फ्लैट मिल रहे थे। 19 सितंबर को जब पुलिस को इन आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली, तो पुलिस की टीम वहां पहुंची और इस दौरान पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। उस समय इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। देखिए, कहने का मतलब यह है कि ये आतंकवादी और गैंगस्टर रिहायशी इलाकों में सिर्फ इसलिए छिपते हैं ताकि ये पुलिस की दबिश होने पर आम नागरिकों की आड़ लेकर वहां से भाग सकें और खुद को बचाने के लिए आम लोगों को अपनी ढाल बना सके। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान ऐसा ही हुआ था, जब 2 आतंकवादी मुठभेड़ से बचकर भाग निकले थे लोगों की आड़, लेकिन बाद में वो पकड़े भी गए। ये तमाम घटनाएं हमें उसी सवाल पर लेकर आती है कि क्या आपको पता है आपके पड़ोस में कौन रहता है? क्योंकि अगर कोलकाता की इस मुठभेड़ में इन गैंगस्टर को
फ्लैट किराए पर देने से पहले जांच की गई होती, सही से पुलिस वेरिफिकेशन होता, तो शायद वो वहां नहीं छिपते ही नहीं या छिप ही नहीं पाते और मुठभेड़ के दौरान इतने लोगों की जान जोखिम में नहीं आती। हमने इस पर आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आपको यह पता चलेगा कि पड़ोसी की जानकारी रखना आज के समय में जरूरी है। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, ऊपर घर और नीचे पार्किंग। ऐसी बहुमंजिला इमारतों में कई कई फ्लैट होते हैं। पिछले 10 से 15 सालों में भारत के शहरों में मिडिल क्लास का ये नया बसेरा है, जहां आपकी जरूरत की हर चीज मिल जाती है। लेकिन ऐसे फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को ये पता नहीं होता कि बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है, क्या करता है, कब जाता है, कब आता है। ऐसे में सवाल आपसे है कि क्या आपको ये पता है कि आपके पड़ोस में कौन रहता है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपके बगल वाले फ्लैट में रहने वाले लोग क्या करते हैं? नहीं, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की होगी। आपका ऐसे ही अनजान बने रहना अब आपकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको 24 घंटे पुरानी एक तस्वीर दिखाते हैं। ये कोलकाता के पास उत्तर 24 परगना में न्यू टाउन की सुखोवृष्टि सोसाइटी है। यहाँ बंगाल एसटीएफ और 2 गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर चल रहा है। पंजाब के 2 गैंगस्टर यहाँ पिछले 10-12 दिनों से रह रहे हैं, जिन्हें बंगाल एसटीएफ ने मार गिराया। जब हम लोगों ने उन लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की। उसके परिणाम स्वरूप हम लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग की। इस घटना के एक दिन बाद अब लोग डरे हुए हैं। हर फ्लैट मेंबर सब अभी डरते हैं। क्या अभी कोई कुछ हो सकता है क्या नहीं, अभी कोई किसी को मालूम नहीं है। तो हम लोग सब डर भी है सब। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, नाम का वास्ते है यहाँ पे। कोई तलाश नहीं कर रहा है, हमको बोलने से कोई प्रायोरिटी भी नहीं देता है। बहुत सब घटना हो जाते हैं, लेकिन भगवान से बहुत प्रार्थना हम लोग बाँच गया। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके बगल वाले फ्लैट में कोई गैंगस्टर कैसे रह रहा था, उस गैंगस्टर को फ्लैट कैसे मिला, आखिर सोसाइटी में रहने वाले लोगों और पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम आज न्यू टाउन के सुखोवृष्टि पहुंची। तकरीबन 22,500 फ्लैट वाले इस सोसाइटी में 1 लाख लोग रहते हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम बेहद खराब है। ये वही कॉम्प्लेक्स है जहां पर कल ठीक 3:30 बजे 2 पंजाब के गैंगस्टर्स को वेस्ट बंगाल एसटीएफ ने मार गिराया था। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाती हूं कल जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो रेसिडेंट्स इस सुखोवृष्टि कॉम्प्लेक्स के, बेहद दहशत में है कि आखिरकार कितने दिनों से वो इन गैंगस्टर्स के साथ रह रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। कुल मिलाकर 22,500 फ्लैट है और करीब करीब 1 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हम सबसे पहले शुभोदीप मलिक से मिले। शुभोदीप पिछले 5 साल से यहाँ रहते हैं। कल की घटना के बाद वो डरे हुए हैं। हमने उनसे पूछा कि यहाँ सुरक्षा के इंतजाम है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये तो वेरिफिकेशन तो सब यहाँ पे जो बोकार्ड लोग काम करते हैं, बोकार्ड लोग का माध्यम से होता है। वो लोग बोलते हैं जो एक तो पेपर पुलिस के पास जाके वेरिफिकेशन होता है, एक तो पेपर मेंटेनेंस ऑफिस जो मेंटेनेंस कर रहे हैं यहाँ पे वो लोग के पास रहता है। बट वो लोग कभी आके फिजिकली वो फ्लैट में कभी भी चेक नहीं किया। शुभोदीप की बात से ये समझ आया कि एक तो इतनी बड़ी सोसाइटी में सुरक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, साथ ही साथ किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन भी ठीक से नहीं होता है, जिसकी वजह से ऐसी घटना घटती है। हालांकि इसे ठीक करने के लिए वो कुछ सुझाव भी देते हैं। पुलिस के साथ साथ भी यहाँ पे भी हमारा जो मेंटेनेंस अभी जो मेंटेनेंस वाला है वो लोग को ऐसे यहाँ पे टीम करना, जो यहाँ का परमानेंट रेसिडेंस ओनर है वो लोग के पास भी पावर देना चाहिए। जो आपका बिल्डिंग में
यहाँ पे कौन कौन रह रहे हैं, रेंट पे कौन आ रहा है, उसके पास भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो भी बोल सकते हैं। बट मेंटेनेंस वाला तो नहीं आके विजिट करके नहीं तो बोल सकते हैं जो अभी क्या हो रहा है। दरअसल इस तरह की सोसाइटियों में दो तरह के लोग रहते हैं, एक मकान मालिक और दूसरे किराएदार। मकान मालिक अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि किराएदार समस्या खड़ी करते हैं। ऐसा शुभोदीप के साथ हो भी चुका है। मेरा साथ एक बार हुआ था, मैं 3rd फ्लोर में रहता हूँ, तो मेरा 4th फ्लोर पे एक साथ में देखा, ये रूम पे जाके देखा 10-12 आदमी वहाँ पे जाके मस्ती कर रहे हैं और गंजा पी रहे ऐसे है। तो हमारा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चा का डिस्टर्ब हो रहा है। तो बच्चा उसी समय 6 महीना था। तो मैं वहाँ जाके सिक्योरिटी के लोग को लेके जाके वहाँ पे बोला, भाई तुम लोग क्या कर रहे? तो मेरा साथ वो लोग का झगड़ा भी हो गया था। तो शाहपुर जी मेंटेनेंस को मैं बताया था जो ऐसे ऐसे है, तो वो चेक भी नहीं किया, आज तक भी उसको देखने के लिए नहीं आया। इसके बाद हमने सुखोवृष्टि में कई वर्षों से रह रहे सुब्रतो साहा से भी बात की। उनका भी यही कहना है कि पता ही नहीं होता कि बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है। मकान खरीदने वाला ब्रोकर की मदद से मकान किराए पर लगाता है। पुलिस वेरिफिकेशन का काम लोकल थाना और ब्रोकर ही करते हैं। सोसाइटी के मेंटेनेंस की टीम को सिर्फ वेरिफिकेशन की एक कॉपी दे दी जाती है। पड़ोसियों को तो कुछ भी पता नहीं चलता। रेंट पर नियम है 11 महीने के लिए एग्रीमेंट होगा, 1 महीना ब्रोकर ले लेंगे पैसा। 11 महीना को फ्लैट ओनर को मिलेगा, 1 महीना ब्रोकर ले लेंगे। और एग्रीमेंट का नियम तो बहुत सा है, लेकिन हम मानते ही नहीं है। एक तो कॉपी आपको थाना में देना पड़ेगा, एक तो कॉपी सुखोवृष्टि जो मेंटेनेंस है वहाँ पर देना पड़ेगा, और एक कॉपी मालिक का अंदर रहेगा। लेकिन अगर भूआ देना है कि असली देना है क्या मालूम, ये तो कुछ मालूम नहीं होगा। सुब्रतो भी यही सुझाव देते हैं कि कुछ कुछ समय में किराएदारों की पहचान की जानी चाहिए। इससे सुरक्षा के हालात ठीक रहेंगे। अपील तो हरदम ही हम करते हैं, इसलिए 3 साल पहले तो हम लोग को केस किया, मामला किया शाहपुर जी के एगेंस्ट, जो यहाँ ठीक नहीं चल रहा है। तो वो लोग बोले कि ठीक है, हम जाके सब बैठ के सब ठीक कर लेंगे। तो कुछ नहीं ठीक हुआ, जो चलता है वही चलता है। अब सवाल ये भी है कि जब किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो दोनों गैंगस्टर को सुखोवृष्टि में फ्लैट कैसे मिला? दरअसल जिस फ्लैट में दोनों गैंगस्टर रह रहे थे वो मकान शब्बीर अली नाम के एक व्यापारी का है। तकरीबन 15 दिन पहले सुशांतो नाम के एक प्रॉपर्टी ब्रोकर ने उनका मकान सुमीत नाम के एक व्यापारी को किराए पर दिया था। लॉकडाउन होने की वजह से शब्बीर अली सुमीत से मुलाकात नहीं कर पाए थे। किराए पर फ्लैट देने के बदले में सुमीत से आधार कार्ड और पासपोर्ट की फोटोकॉपी ली गई थी। फ्लैट भले ही सुमीत ने लिया था, लेकिन यहाँ रह रहे थे पंजाब के 2 इनामी गैंगस्टर। पिछले कुछ समय से इस तरीके की सोसाइटियों में हत्या, फायरिंग, एनकाउंटर जैसे मामले और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि लोग जो आस पड़ोस में रहते हैं उनको ये जानकारी नहीं होती कि उनके बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है, क्यों रह रहा है। फ्लैट में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं। शायद इसलिए कोलकाता के पास न्यू टाउन की सोसाइटी में 2 गैंगस्टर कई दिनों से रह रहे थे और किसी को मालूम तक नहीं था। इसलिए जरूरी ये है कि आप जानें कि आपके बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है और अपने पड़ोसियों की जानकारी रखें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। न्यू टाउन से कैमरा पर्सन फेलिक्स ओकिनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.